देश में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। रेल मंत्रालय की इस उपलब्धि का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दो वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद तीसरी इस तरह की ट्रेन क्यों नहीं चल सकी। दरअसल ट्रेन 18 यानी वंदे भारत का सपना पूरा करने में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के तत्कालीन जनरल मैनेजर सुधांशु मणि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन 18 का उत्पादन टेढ़ी खीर हो गया है। यह जानने के लिए हमने खास बात की वंदे भारत को सपने से हकीकत में तब्दील करने वाले सुधांशु मणि से। नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुधांशु मणि जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। और सुधांशु मणि की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, देश की जो पहली ट्रेन है जिसको आईसीएफ में डेवलप किया गया, वो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डिजाइन सब उनके दिशा निर्देश में ही तैयार किया गया और उन्हीं के नेतृत्व में उसको हम कह सकते हैं के ऊपर उतारा गया। तो आइए बात करते हैं सुधांशु मणि जी से। मणि साहब, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। नमस्कार सर, जब वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आता है तो किस तरीके की यादें आपकी जुड़ी हुई हैं उससे? देखिए, वैसे तो मेरा सफर भारतीय रेलवे के साथ अप्रेंटिसशिप से शुरू हुआ। एससीआरए स्कीम होती थी, तो ये कोई आज से गिने तो कोई 44-45 साल हो गए। तो 40 साल से ऊपर मैं रेलवे से जुड़ा रहा, तो लाजमी है कि बहुत सी यादें हैं। और सारी उम्र सिर्फ रेलवे में ही काम किया मैंने। लेकिन रिटायर होने के जस्ट पहले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो टेन्योर मुझे मिला, बल्कि एक तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके जो मित्तल साहब हैं चेयरमैन, उनसे लिया, तो उसकी यादें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। क्योंकि वहां की टीम के साथ मिलके, एक जबरदस्त टीम के साथ मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सालों से हम लोगों की, कम से कम मेरी तो तमन्ना थी कि हम देश को दे पाएं, उसको करने में हम लोग कामयाब हुए और देशवासियों से बहुत प्यार मिला, जो कि एक ट्रेन बनाने वाले को मिल सकता है ऐसा कभी शायद सोचा ही नहीं होगा किसी ने। इसलिए लिहाजा बहुत ही अच्छी यादें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के साथ और इसके मैन्युफैक्चर की होल जर्नी इसके साथ मेरी जुड़ी हुई है। सर, जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक पर आई तो सबने देखा, लेकिन उससे पहले का पेन, यानी किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, किस तरीके से रेल मंत्रालय ने आपको ये जिम्मेदारी दी कि ट्रेन 18 बनाइए, एक ऐसी ट्रेन जो अपने ट्रैक पर दौड़े और भारत में ही डेवलप की गई हो। जी तरीके से। हाँ, ये एक थोड़ी तवील लंबी कहानी है। आपके व्यूअर्स को मैं संक्षिप्त में बता दूं कि आखिर ट्रेन सेट क्या होता है। आप एक ट्रेन से तो सबको ही वाकिफ है, डिब्बे होते हैं और एक तरफ या दोनों तरफ इंजन लगाए जाते हैं जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं हम लोग रेलवे में। और फिर बीच में कभी कभी जरूरत के हिसाब से, लेकिन टर्मिनल पे ये कोचेज एक तरफ ले जाई जाती हैं मेंटेनेंस के लिए। लोकोमोटिव शेड में जाता है, फिर आके फिर जोड़े जाते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक ट्रेन बनती है जाने के लिए। तो ये जो कन्वेंशनल ट्रेन है, ये इनका चलन कोई 20-25 साल से सारी दुनिया के एडवांस रेलवे सिस्टम और इवन नॉट सो एडवांस रेलवे सिस्टम सब जगह कम हो गया है और उनकी जगह ट्रेन सेट बनाई जाती है। ट्रेन सेट क्या है? ट्रेन सेट कोचेज हैं जो कहिए कि परमानेंटली कपल्ड होती है, अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए उनको डिटैच अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जितना इक्विपमेंट
ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन के अंदर लाइटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, जिस भी चीज के लिए पावर की जरूरत है, उसका सारा इक्विपमेंट ट्रेन की फ्लोर के नीचे ही लगा दिया जाता है। यानी फिर आपके पास कोई लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर 16 कोच की ट्रेन है या 12 कोच की ट्रेन है तो एंड के जो 2 कोचेस हैं उनमें कैब बना दिया जाता है। इधर दोनों तरफ एक एक कैब है और आप एक कैब से दूसरे कैब तक थ्रू आउट द ट्रेन जितनी भी लंबी हो बड़े आराम से आ जा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक कोच से दूसरे कोच पे आप चले गए, क्योंकि इनके बीच में जो हमारा ये शताब्दी और हमारी रेगुलर ट्रेन में जो रिकटी टाइप का वेस्टिब्यूल होता है वैसा नहीं होता, एक सील्ड गैंगवे होता है। और ये कॉन्सेप्ट है ट्रेन सेट का। तो ये लिहाजा यहां भी बात चल रही थी 20-25 साल से कि ये ट्रेन सेट क्यों नहीं बनाई जाए, लेकिन सिर्फ बात होती थी, बात आगे बढ़ती नहीं थी। कारण थोड़ा शर्मनाक है लेकिन रियलिटी है कि हमारे यहाँ वो कोच एक डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, लोकोमोटिव दूसरा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और इनके आपस के झगड़े, एक डिपार्टमेंट कहता है कि ये इतनी अच्छी चीज नहीं है, लोकोमोटिव हॉल ट्रेन ही चलने दें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ट्रेन सेट आए। अब ट्रेन सेट आ जाएगी तो किस विभाग के पल्ले पड़ेगी, और दूसरा विभाग जो है वो एक तरह से महरूम रह जाएगा अपने एम्पायर बिल्डिंग में। इस झगड़े में जो है ये 20-25 साल, और ये नहीं है कि इस झगड़े में मैं भी नहीं था, मैं भी एज ए रेलवे ऑफिसर अपने विभाग की तरफ से गलत सही कुछ कुछ कहता रहता था, लेकिन दिल में ये बात चुभती थी हमेशा। मैं प्राइवेटली ये कहता था कि इस झगड़े को बंद किया जाए, देश के हित में दोनों मिलकर सोचें कि कैसे ट्रेन सेट लाई जा सकती है जिसके लिए विच कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स। लेकिन ये मिड 90s से लेके 2016 तक बातें चलती रही, इंपोर्ट की भी कोशिश हुई बीच में, लेकिन ऐसी ट्रेन सेट आ नहीं पाई। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि ये जो इनडिसीजन वगैरह चल रहा था, इसी बीच में 2016 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मेरी पोस्टिंग हुई, और वहां के स्टाफ को मैंने देखा, उनमें एक जो जज्बा देखा मैंने, क्योंकि वो सालों से वही चीज डिजाइन करते आ रहे थे। एक नई चीज डिजाइन करने की काबिलियत थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, और अफसरों की ऐसी टीम मिली कि अब मैं क्या कहूं, माशाल्लाह, उनसे अच्छी टीम पॉसिबल नहीं थी। ये तो मुझे विरासत में मिली, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आते ही ये आया कि जब ऐसी टीम मिली है, ऐसे लोग मिले हैं, और इनको लेके अगर कोई बड़ा काम यहां नहीं कर पाए तो फिर सारी नौकरी बेकार है। और वहां से मेरे दिमाग में ये बात उठी कि सारी उम्र तो आप ये ट्रेन सेट के आनी चाहिए और क्यों नहीं आती, और इनडिसीजन बात करते रहे। अब आप तो खुद इस सीट पे हैं, तो अब आप इसके बारे में कुछ करिए। तो यहां से शुरुआत हुई ट्रेन 18 हिमाकत करने की, और ये शुरुआती कहानी यही है इसकी। सर अगर हम आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ कितनी पुरानी फैक्ट्री है, और मैंने सुना जब आप वहां पहुंचे तो वहां पर आपने तमाम ऐसे बदलाव किए, क्योंकि मैं खुद वहां जब गया तो मुझे तमाम चीजें दिखी, जैसे जगह जगह पर जो है पेंटिंग्स की गई, या पुराना तालाब था उसको जो है एक तरीके से रिवाइव किया गया। इस तरीके का वर्क कल्चर वहां पर डेवलप किया गया। और ऐसा नहीं वर्क कल्चर था नहीं, लेकिन उस चीज को एकदम लोगों के अंदर जोश भरना, जज्बा भरना, उसमें हर एक व्यक्ति उस समय हम कह सकते हैं कि आपको ही श्रेय देता था कि आईसीएफ के जो नए जीएम हैं, इन्हीं के लिए जो है इन्होंने तमाम चीजें बदली यहाँ पे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने बदलाव किए, क्या हुआ? जी, अभी आपने कहा कि जब आप आए, अब आपको शायद भूल गया हो, मेरे ख्याल से जनवरी 2018 की बात है, जब आप लोग काफी पत्रकार लोग चेन्नई में आए थे। तो आपने कहा कि ट्रेन 18 बनने के बाद तो बहुत खबरें आई, और उससे पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं कुछ श्रेय आपको भी देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में तो हमारे लिए एक ड्रीम ही था, सपना ही था, और सपना हम लोग अभी किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे। आप लोग आए तो शायद पहली बार आप लोगों से, खास तौर से आपसे
सपना हमने शेयर किया, और वो ट्रेन 18 की जो एक फोटो लगा रखी थी हमने बड़ी सी, उसके सामने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, और वहां से वैसे शुरुआत हुई इस ट्रेन 18 के बारे में लोगों को जानने की, यानी कि बनने से पहले एक उसकी भूमिका बांधने में आप भी थे। अब सवाल, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो देखिए पहली चीज है, और आप भी मानेंगे, कि अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो कहते हैं कि मदद खुदा, तो खुदा वगैरह तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन जो हिम्मत मर्दा है वो तो थी, जज्बा मेरे में था। लेकिन मदद खुदा इस तरह से आई कि एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर मुझे मिला, जो एक सबड्यूड था, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, पत्थर के शिगाफों से उबलने को तैयार था, वो मिला मुझे वहां के स्टाफ में और वहां के ऑफिसर्स में। और फिर उसके बाद एक के बाद एक लोग जुड़ते गए, और जिसको कहते हैं अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बनते गए, हिंदुस्तान बनता गया, एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और बड़े बड़े काम होते गए, एकदम टीम वर्क में। तो आपने ठीक कहा, 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जो ट्रेन 18 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े काम हुए वहां, ग्रीनरी की, और लेक का रिवाइवल, और कोई, हम लोगों ने 10,000 पेड़ खो गए थे ऑपरेशन वर्धा में, तो उसकी जगह हम लोग ने उससे कई गुना ज्यादा पेड़, और बड़े पेड़, ये नहीं कि सैपलिंग्स, 6 से लेके 12 फीट लंबे पेड़ लगाए, जो अब सब लहरा रहे हैं। और हम लोगों ने, माफ कीजिएगा मैं फोन अपना ऑफ कर दूं, खास तौर से ये सोचा कि जो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बहुत जरूरी चीज है, ये कोई लिप सर्विस नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा ही नहीं, उनकी काबिलियत और उसके यूज का भी बराबर का दर्जा दिया जाए, जब तक नहीं दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ता। इस तरफ भी हम लोग ने बहुत काम किया, और इसके अलावा खेल कूद के लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटीज डेवलप करने में बजट बड़ा था आईसीएफ का, कोई आप समझिए 9,000-10,000 करोड़ का बजट था, बहुत से प्रोजेक्ट्स थे उसमें, अगर 1% भी उसका निकाल लें तो हमारे पास फंड्स की कमी नहीं थी। अब उस फंड्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं लोग, वो करने में जरूर मेरा योगदान काफी रहा। और वो जैसा मैंने कहा, टीम वर्क में हम लोग आगे बढ़ते गए। ये नॉन टेक्निकल, मैंने बाहर की चीजों की बात की, कॉलोनी की वेस्ट कलेक्शन, कॉलोनी को एकदम साफ बना देना, एनवायरनमेंट, म्यूजियम का अपग्रेडेशन, आर्ट, मोटिवेशन टूल की तरह आर्ट का यूज, इन सब पे बहुत काम हुए, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और नई नई डिजाइन ट्राई करने का बहुत से काम हुआ। और ये सब चीजें जब एक साथ जुड़ने लगी तो ट्रेन 18 बनाने का की जमीन बन गई, और उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहा। तो मैं समराइज कर दूं कि जज्बा तो मेरे में था ही, उत्साह भी था, लेकिन जैसे लोग मिले मुझे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जिस तरह के उत्साही लोग, इमोशनल लोग, उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जी सर, जब ट्रेन 18 आपने एक तरीके से रेलवे बोर्ड को भी भेजा होगा कि हम ट्रेन सेट बना रहे हैं या ये जी डिजाइन, जी तो इसमें क्या हुआ कि मतलब इसको किस तरीके हाँ, से? वो ये पब्लिक फोरम पे 2-4 जगह मैं बोल भी चुका हूं, फिर भी बोलूंगा, इसमें थोड़ी कड़वी बातें जरूर हैं। तो जब हमने देखा हमारे लोगों में जो हुत्सपा, टेक्निकल हुत्सपा, जो ऑडेसिटी, और ये कि अब हम बना सकते हैं, तो ये हुआ कि अब आपको एम्पावरमेंट है, जीएम को भी जितने भी चाहे वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट जीएम दे सकता है, लेकिन एक नई ट्रेन बनाने के लिए बोर्ड का सैंक्शन जरूरी है। तो ये हुआ कि भाई रेलवे बोर्ड से सैंक्शन लाया जाए। तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया, प्रेजेंटेशन दिए, बार बार ना नुकुर चलती रही। इवन द हाईएस्ट लेवल पे चेयरमैन साहब को छोड़ के नेगेटिविटी थी, एक स्केप्टिसिज्म था, एक लोगों के मन में ये था कि ये सुधांशु मणि महाराज जो हैं, ये स्पिनिंग अ यार्न,
या आप अपना नाम करना चाह रहे हैं, ये बना बना तो क्या ही पाएंगे जो सालों से नहीं बनी, बस एक शगुफा छोड़ रहे हैं। थोड़ी जेलसी भी लोगों में आई, कुछ लोगों में ये भी हुआ कि अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें मिलके नेगेटिविटी थी। बहुत कन्विंस करने की हम लोगों ने कोशिश की और हम लोग को लग रहा था अब हो भी जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे पता लगा कि प्रपोजल जो है ड्रॉप हो रहा है। और एक बार ड्रॉप हुआ तो इतना जो एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो गया था, वो हम लोग एकदम जमीन पे आ जाते और जहां थे वहीं रह जाते, और हम लोग का मतलब बहुत ही डिमोरलाइजेशन हो जाता स्टाफ में, और मैं शायद ठीक से मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता अपने स्टाफ के बीच में। तो जनाब, मैंने उस समय विदेश में था जब मुझे खबर मिली। अगले ही दिन फॉर्चुनेटली मुझे लौटना था, तो मैं दिल्ली पहुंचा और मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे घर पहुंच गया चेयरमैन साहब के, मित्तल साहब के, मरहूम वो नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिज सोल। और मैंने जाके कहा कि साहब आपसे बात हो गई थी, आप मानते हैं कि मैं बना सकता हूं, मैं मेरे जीएम रह चुके थे पहले, लेकिन ये एकदम आखिरी मौके पे सुना सैंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये तो मतलब नौकरी करने का मजा ही खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों? बोले यार मैं तो जानता हूं कि तुम ट्राई कर सकते हो और ट्रेन सेट बननी चाहिए, बट ये और लोग नहीं मान रहे हैं और उनको तो मना नहीं पाए। तो मैं वैसे नहीं रहा गया, मैंने कहा सर आपको मना लिया मैंने, आप चेयरमैन हो और आप कन्विंस्ड हो कि मैं बना सकता हूं, आप मौका देना चाहते हो मुझे। अब मैं दो तीन चीज आपको बताता हूं कि साहब जिसको जितनी इंपोर्ट करनी है करे, हमारा क्या लेना देना है, जो करना है करें। केवल ये जो 15-20 ट्रेन सेट का सैंक्शन आप इंपोर्ट करने के लिए, उसमें से फकत दो का सैंक्शन आप मुझे दे दीजिए, और जिस रेट पे इंपोर्ट करना है करें, मेरा हम लोगों का कोई से नहीं है उसमें, लेकिन जिस रेट पे इंपोर्ट होगी उससे 1/3 प्राइस पे हम बना देंगे यहाँ। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा झूठ बोला मैंने कहा कि ये अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है शायद, या मार्च एंड की। मैंने कहा कि बना ही नहीं देंगे, आप जुलाई 18 में रिटायर हो रहे हैं और अप्रैल 17 की बात है, ये आपके रिटायर होने आपसे ही इनॉग्रेट लॉन्च कराएंगे, और ये वादा है मेरा। तो ये तो झूठ था, क्योंकि वो ये 14 महीने में तो खैर बनती नहीं, मुझे भी पता था, लेकिन एक बोलने के लिए मैंने उनसे ये कहा, तो वो डगमगाए, थोड़ा उन सोच में पड़े, क्योंकि चाहते तो थे ही। फिर मैंने कहा कि अब मैं आपका पैर पकड़ने जा रहा हूं, पैर पकड़ लूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सैंक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं, आप कन्विंस्ड है कि मैं कर सकता हूं, फिर उसके बाद आप मुझे सैंक्शन नहीं देते हैं तो ये ज्यादती होगी। वो खैर हल्की सी स्माइल मारी उन्होंने, बोले आप जाइए। तो मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैं अपना फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। उसी दिन शाम को चेन्नई पहुंचा, और चेन्नई पहुंचते ही मुझे खबर मिली कि सैंक्शन लेटर बोर्ड से आईसीएफ में आ गया। तो इस तरह से हमें सैंक्शन लेटर मिला था। आप सोच सकते हैं कि ये जद्दोजहद कितनी थी या कितनी नहीं थी। एक सेइंग है कि somebody will kill your vanity someday in life, so it is better you kill your vanity today. All it needed was this immortal fellow to kill his vanity and say कि मैं आपका पैर पकड़ रहा हूं, किसी भी हालत में मुझे दे दीजिए, and that won the day for us, and I would remain ever thankful to Mr. Mittal. इनफैक्ट जिस दिन 180 किलोमीटर का ट्रायल हुआ था ट्रेन का, तो पहली मैसेज मैंने एक तो रेल मंत्री साहब को एक टेक्स्ट किया था, जो उन्होंने चलाया भी था आगे, जोर स्पीड का झटका धीरे से लगा, वो उन्होंने वही रीट्वीट किया था। दूसरा मैंने मित्तल साहब को मैसेज किया कि इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स दैट टुडे वी हैव सेट आउट टू अचीव। ओके, 3-4 महीना लेट जरूर हुआ, मतलब जुलाई 2018 के बजाय अक्टूबर 2018 में निकली, लेकिन I must salute you for giving me the sanction for reposing confidence in me and ICF.